हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आज हम नीट 2021 के पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो पुराने क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं और पेपर्स हैं, वो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि हमें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, जिस रास्ते पर चलते हुए हम आसानी से नीट तक पहुंच सकें। ये समय भटकने का नहीं है, एक फिक्स डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है बनाने का है कि क्या हमें किन चीज़ों पर और क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, किन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी ज़रूरी हैं, इधर उधर देखने का ये समय नहीं है। ठीक है, और PYQs ऑब्वियस सी बात है हमको बताते हैं कि कितना जो पेपर है इन्फॉर्मेटिव होता है, कितना कैलकुलेटिव होता है, क्या 50 क्वेश्चंस हम 1 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या, या फिर हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में। और ऑब्वियस सी बात है कॉन्सेप्ट तो रिपीट होते ही हैं, इवन क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फ़ायदे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर करने के। और रिवीजन तो हमारा होता ही है, हमें पता चलता है हम कितने गहरे पानी में हैं। ठीक है, चलिए डिस्कशन हम करने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन आप देखें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक बॉडी है जो SHM कर रही है और उसकी फ्रिक्वेंसी n है, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम उसके n है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है किस तरीके से वो उसकी फ्रिक्वेंसी है, मतलब कितनी बार कितने ऑसिलेशंस कर लेती है उतने ही टाइम में। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है, मतलब पर यूनिट टाइम कितने ऑसिलेशंस वो कर लेती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो एक पार्टिकल है ऑसिलेशन करता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट वो कर लेता है एक पूरे टाइम पीरियड, जिसको कहते हैं हम एक टाइम पीरियड में एक पूरा ऑसिलेशन उसने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एक टाइम पीरियड में उसने एक ऑसिलेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, यहाँ से चला, यहाँ से चलते हुए वापस इधर जाकर ऐसे आ गया, तो इसको एक टाइम पीरियड कहते हैं। इस टाइम पीरियड में हम यहाँ पर देखें कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या हुआ। हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम थी और यहाँ पर मिनिमम थी, यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ मैक्सिमम हो गई, यहाँ मैक्सिमम हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। जब लौट कर वापस आते हैं तो वापस यहाँ मिनिमम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारी एक बार पोटेंशियल एनर्जी बढ़कर वापस उसी पोजीशन उसी स्टेट पर आ चुकी है, मतलब उतनी ही हो चुकी है जितनी शुरुआत में थी। तो एक बार बढ़ी, फिर वापस से कम होकर मिनिमम होकर वापस वहीं आ गई। ठीक है, जब उसी पोजीशन पर हम वापस से पहुँचे, तो इसके बाद जब हम दूसरी डायरेक्शन में गए तो वापस से फिर से ऐसा ही हुआ, यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिली और फिर वापस से जब यहाँ पहुँचे हम तो वापस से मिनिमम, यानी कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी पहले थी उतनी होगी। तो हम देख रहे हैं कि हम पूरे एक चक्कर में, पूरे एक साइकिल में हमने पूरा एक ऑसिलेशन जो किया हमारा, तो उसमें 2 बार हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑसिलेट कर गई। एक बार मैक्सिमम होकर मतलब अगर 0 थी तो 0 होगी, हालांकि ज़रूरी तो नहीं है 0 तो नहीं, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि 0 ही हो, मिनिमम हो गई और फिर वापस से बढ़कर वापस से एक बार मिनिमम हो, मतलब 2 बार उसने ऐसा किया, तो 2 ऑसिलेशंस उसने की। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम एक ऑसिलेशन करते हैं ये 2 ऑसिलेशन कर लेती है, जब हम 2 ऑसिलेशन करेंगे ये 4 ऑसिलेशन कर लेगी, जब हम 3 ऑसिलेशन करेंगे 6 ऑसिलेशन कर लेगी, मतलब इसके नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमारे ऑसिलेशंस के, SHM के ऑसिलेशंस के डबल रहेंगे, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी डबल रहेगी इसकी फ्रिक्वेंसी के। क्या समझ गए होंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी की ऑसिलेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो डबल रहेगी हमारे ऑसिलेशन की जो फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए थी, जिससे अगर ये पता थी तो चंद लम्हों का क्वेश्चन ये हमारे पास था, कुछ सेकंड में ये हो जाता। अगर नहीं पता है तो कुछ इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर इसमें कुछ सेकंड आपके खर्च हो जाएंगे। तो अच्छा है आप ये सारी चीज़ें पढ़ें जो आपको नोट्स में लिखाई गई हैं और बताई भी गई है। तो ये कोई नई बात नहीं पूछी इन्होंने, ये वही बातें हैं जो हम क्लास में और हमारी क्लास टेस्ट्स में आ चुकी हैं बार बार। ठीक है, रिपीट हो चुकी हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं पूछी गई। तो हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नोट कर लें इसको, अब नोट करने लायक तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेटिव कैसे है देखें, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स जो है पोलर कैसे हो जाते हैं। ठीक है, जो भी बॉन्ड हमारे पास है उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक तरफ शिफ्ट हो जाता है और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो वो मॉलिक्यूल जो है वो हम कह सकते हैं कि पोलर हो जाता है। जो एटम जो है एक हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, एक तरफ हम कह सकते हैं थोड़ी सी डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो वहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगा और इस तरह का परमानेंट पोलराइजेशन होता है। ठीक है, और एक दूसरा तरीका हम ज़बरदस्ती कराते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक तरफ शिफ्ट होते हैं, एक तरफ डिफिशिएंसी क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो पॉजिटिव क्रिएट होता है और फिर पोलराइजेशन हो जाता है।
तो ये तो हम ज़बरदस्ती का पोलराइजेशन कराते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। और एक परमानेंट भी डेवलप हो जाता है जो उनकी आपस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री है थोड़ी सी जो आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ऐसा कहें कि हमें यहाँ पर एक मैच दी कॉलम गिवन है जिसमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है और इधर हमें मैच कराना है कि वो क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, रिलैक्सेशन पीरियड है, करंट डेंसिटी है, ठीक है, करंट डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी को इस फॉर्मूला से में देखा सा लग रहा है, कहीं ई और जे रिलेट तो होते हैं, ई और जे कहीं रिलेट होते हैं। तो हम देखते हैं कि ई इज इक्वल्स टू सिग्मा जे इक्वल्स टू सिग्मा ई हमारे पास होता है, ठीक है। तो सिग्मा हमारे पास कंडक्टिविटी होती है तो जे डिवाइड बाई ई होता है और रजिस्टिविटी इसका अपोजिट होती है, समझ रहे हो बात। तो ई अपॉन जे हो जाएगा। ये थोड़ा रिलेशन मुझको याद है, आपको भी याद होगा। तो ई डिवाइड बाई जे तुरंत हो जाएगा, तो आपके पास ई हो गया। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी में तो एस ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। फिर ये क्या कह रहा है कि ये क्या लिख रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइप लग रहा है क्योंकि ये हमारे पास एक्सेलरेशन वाली टाइम है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हो सकती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी वी डी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा देते हैं हम, ठीक है, ऐसा किया है हमने। एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगा ई इंटू ई, ये तो फोर्स हो गया डिवाइड बाय मास, एक्सेलरेशन हो गया। टाउ हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम हो गया, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा इसमें आर, ठीक है, इसमें आर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हो गया है रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन पीरियड यानी कि टाउ ही हमें कैलकुलेट करना है। और उसके अलावा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी तो हम जानते हैं, करंट डेंसिटी तो हम जानते हैं क्या होता है करंट डेंसिटी, आई अपॉन ए, ठीक है, करंट डेंसिटी। तो आई अपॉन ए हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आई की जगह हम लिख सकते हैं एन ई ए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी डिवाइड बाय एरिया कर दिए ए, तो ये करंट डेंसिटी होगी। तो कहीं मैच कर रहा है क्या ऐसा, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, कहीं दिख रहा है क्या एन ई वी डी, हाँ दिख रहा है। क्यू तो करंट डेंसिटी हमारे पास हो गया क्यू। तीन ऑप्शन सही कर ले तो हमारा ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच तो कर ही जाएगा। जैसे पहला आर है, आर सब में दिख रहा है, दूसरे में एस है, तो आर और एस दो में ही दिख रहा है, तो ये दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। तीसरे में आप कह सकते हैं पी और क्यू है, तो तीसरा में नहीं पता, ठीक है, तीसरा में नहीं पता अभी। चौथा हमारे पास है, चौथे में हमारे पास क्यू है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक आपको देखने की ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है हम सोल्व कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। हमारे पास क्या बच गया है, रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड बच गया है। यहीं से आप देख सकते हो कि रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो टो आपके पास आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई और ऊपर एम चला जाएगा। पर हम देख रहे हैं कि एम आ रहा है और रो भी कुछ आ रहा है, तो रो कैसे लाया जाए यार, रो कैसे लाया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आ रही, कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आ रही, तो ये सब चीज़ें कैसे लाई जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आ रही और रो भी आ रहा है, तो मुझे यहाँ से लग रहा है कुछ रिलेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हट रहा है, ठीक है। तो पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख लेते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हटा देते हैं हम। ये हो गया आई अपॉन ए, ये रिलेशन हमने लिखा था, नहीं लिखा तो हम लिख लेंगे, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख दिया आई अपॉन एन ई, एक सेकेंड, एन ई ए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख दिया हमने आई अपॉन एन ई ए, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक ई पहले से था तो ई स्क्वायर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आई अपॉन ए, ये करंट डेंसिटी हो गई डिवाइड बाय, और ये हो गया एन ई स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। तो जे अपॉन, अच्छा मास गायब कर दिया मैंने, मास, ये मास भी आ गया, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास हो गया जे अपॉन ई। जे अपॉन ई तो आपको पता ही है, जे अपॉन ई सिग्मा होती है, ठीक है, जे अपॉन ई सिग्मा होती है। तो हमारे पास यहाँ तो सिग्मा मल्टीप्लिकेशन में लिख दो या फिर 1 अपॉन रो लिख दो, तो हमने 1 अपॉन रो लिखना है क्योंकि हमारे पास तो रो दिया हुआ है, तो ये आ गया एन ई स्क्वायर और रो लिख दिया हमने, ठीक है, नीचे रो लिख दिया। तो ये हमारा हो गया, यानी कि पी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये रिलैक्सेशन पीरियड आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना होगा और हमें तो वहाँ समय बचाना है। तो आप जैसा मैंने कहा कि तीन जो टर्म्स है वो तो इजीली कैलकुलेट हो रही थी, इसमें थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना पड़ा, हालांकि मुश्किल तो नहीं था। नोट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या है हमारे पास, 2
charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of the surface charge density of the spheres is, कनेक्ट कर दिया उनको हमने एक वायर से, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको बतानी है। जब उनको कनेक्ट कर दिया तो हम जानते हैं कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया होगा, दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया होगा, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये बात हो गई। सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा 1 सिग्मा 2, और हम ये मान लेते हैं इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, और हम इस तरीके से रिलेट भी कर सकते हैं चीज़ों को कि Q इक्वल्स टू CV होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज का जो रेशियो है उन दोनों पर वो हो जाएगा उनकी जो कैपेसिटेंस है उसकी रेशियो में, और कैपेसिटेंस जो होती है वो रेडियस के ही प्रोपोर्शनल होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो चार्ज का रेशियो है वही रेडियस का रेशियो भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। पर इसके अलावा हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो। तो सिग्मा हम किसको कह सकते हैं, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे Q1 अपॉन इसका जो सरफेस एरिया है 4 पाई r1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, इसका जो सरफेस चार्ज है डिवाइड बाय सरफेस एरिया है 4 पाई r2 स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये आ गया Q1 अपॉन Q2, और उसके अलावा r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। और Q1 अपॉन Q2 का रेशियो तो आप देख ही रहे हैं, r1 अपॉन r2 है, तो r1 अपॉन r2 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास आ गया r2 डिवाइड बाय r1, ठीक है, r2 डिवाइड बाय r1। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो रेशियो है वो r2 डिवाइड बाय r1 होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आसान है, हल्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates. If the distance between the plates is D and the area of each plate is A, the energy stored in the capacitor is। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये तो फॉर्मूला पूछ लिया उसने, फॉर्मूला पूछ लिया, हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होती है जिसे हम कह सकते हैं U अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी होती है, ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो आपको इतना तो दे ही रखा है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर कर दो, इतना तो दे रखा है। और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए उस वॉल्यूम को कैलकुलेट करना होगा। वॉल्यूम क्या है, हमारे पास दो प्लेट है और क्रॉस सेक्शनल प्लेट्स का जो एरिया है वो A है, और डिस्टेंस हमको कितनी गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है D प्लेट्स के बीच में। तो आप कहेंगे कि आपके पास ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम कितना आएगा, आप कहेंगे V इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा A इंटू D, ये वॉल्यूम आ गया। तो इस वॉल्यूम को आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा A इंटू D। ये तो बहुत आसान काम है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू D, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला और वो भी बहुत सिंपल सा काम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इन शोन इन द फिगर। तो ये इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड of 10 meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at a distance, at an instant, instant, ठीक है। Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant. इस instant पर इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, होगा ही, याद होगा आपको, F इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B। ऐसा फॉर्मूला होता है कि किसी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स लग रहा हो तो उस फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। चार्ज तो हमें पता है, चार्ज तो हमें पता है कि हमारे पास कितना है, दिया है कि हमें इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया है तो आप कह देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो आपके पास कूलम चार्ज आ गया। V आपके पास दिया होगा, V आपके पास दिया है इस तरफ, आप इसको I मान लें, ठीक है, 10⁵ इतना ही तो दिया है, 10⁵ I केप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भाई, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 I अपॉन 2πD, ठीक है, D मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये D, ठीक है, ये होती है। तो आप इसको क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से नीचे भी कर दें, तो μ0 अपॉन 4π बन जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻, 2 तो आएगा, 2 इंटू 4π
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आया ना, सॉरी गड़बड़ी हो गया पूरा। हाँ, क्या कह रहा था मैं कि मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, मैंने क्या किया था 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, तो आप कहेंगे नीचे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻7 हो जाएगी, है ना। इस पूरे को रिप्लेस कर दिया हमने, इसीलिए तो 2 से मल्टीप्लाई किया था। इनटू करंट हमारे पास 5 आ गई डिवाइड बाय हमारे पास डी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻2 कर दी। सही किया क्या मैंने? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह तो मैंने 10⁻7 लिख दिया, और 2 ऊपर था ही एक्स्ट्रा, एक आई की वैल्यू 5 रख दी, और नीचे हमने डी की जगह पर 20 सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल परफेक्ट है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 10 ऊपर आ रखा है, 10 ऊपर आ रखा है, और उससे इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 10⁻, हम कहेंगे कि -5 आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और किस डायरेक्शन में ये भी हम पता कर लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे। तो आई और उंगलियों को उधर करेंगे तो हथेली की डायरेक्शन को बताएंगे, तो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ आप के केप मान लें। ठीक है, बाहर की तरफ के केप मान लें, तो 1/2 इंटू 10⁻5 और के केप आप कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मानी है। ध्यान रखें, ये आई है, ये आपके पास जे है, और ये आपके पास के है। ठीक है, ये के है, तो इस तरफ करंट थी तो आपने बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया। ठीक है, हालांकि आपको डायरेक्शन तो बतानी नहीं है, डायरेक्शन तो बतानी नहीं है, तो आपके पास जो है हो जाएगा, कितना आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁵ आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के करेंगे तो आपके पास आई जे के, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा, माइनस जे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, माइनस जे आ जाएगा, और 10⁵ इंटू 1/2 इंटू 10⁻⁻5 आ गया आपके पास। ठीक है, इतना आ गया। सॉल्व किया आपने आगे फर्दर, तो आपके पास आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और 0.8 इंटू 10⁻19 आ रहा है भाई। ठीक है, इतना आ रहा है आपके पास। तो ये आंसर आपके पास कहीं मैच कर रहा है क्या? 8 पहले आंसर में आ तो रहा है, पर 10⁻20 आ गया, बिल्कुल। तो 10 इंटू 10⁻20 आप इसको लिख सकते हैं। तो इतना जो है फोर्स उस चार्ज पर लग रहा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको ये करनी पड़ेगी, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये फोर्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, जो इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी डी डिस्टेंस पर होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला और हमारा काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट्स द एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन E अपॉन G हैज द डायमेंशन ऑफ। कौन सी डायमेंशन होगी? बहुत आसान क्वेश्चन ये होते हैं, बस हमें पता होनी चाहिए, या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर डायरेक्ट डायमेंशन पता होनी चाहिए, पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। E तो एनर्जी है, G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी देता है, क्योंकि ये वर्क होता है और वर्क की जो यूनिट है वही एनर्जी की यूनिट होती है। तो ऐसा कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जी क्या लिख सकते हैं आप? ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा F, और उसके अलावा F इज इक्वल टू आप जानते हैं G m1 m2 डिवाइड बाई r², यही तो होता है। तो आप G की वैल्यू कह सकते हैं F इंटू r² और डिवाइड बाई m1 m2, तो m1 m2, तो ऐसा कह सकते हैं आप। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स से फोर्स की जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास ऊपर बच गए एक डिस्टेंस, 2 मासेस, और नीचे भी एक डिस्टेंस। तो ऊपर डिस्टेंस बची है और नीचे भी एक डिस्टेंस बची है, तो नीचे एक डिस्टेंस मान लो, और ऊपर 2 मासेस बचे हैं m1 m2। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मास का स्क्वायर आ जाएगा और डिस्टेंस का यानी कि लेंथ का -1 आ जाएगा। बस इतनी ही हम कहेंगे डायमेंशन हमारे पास आएगी। टाइम की डायमेंशन हमारे पास जो है यहाँ पर 0 है, तो आप कहेंगे m² L-1 और T 0। तो सेकंड ऑप्शन जो है एकदम परफेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमें करेक्ट नज़र आ रहा है। और भी तरीके हो सकते हैं, आपको जैसा सिंपल लगे आप कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट suited as an objective of an astronomical telescope since। ठीक है, क्या कारण है
थ्योरेटिकल है, हम पढ़ते भी हैं, बताते भी हैं, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अ लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा लाइट वो गैदर कर पाती है, तब जाकर हमारी जो इमेज है थोड़ी अच्छी बनती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़िया होती है। लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर। ऑब्वियसली बात है, ये बात हमने कही अभी। अ लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स अ बेटर रेजोल्यूशन। ऑब्वियसली बात है, हमारे पास ज़्यादा बड़ी अपर्चर होगी तो जैसा मैंने कहा इंटेंसिटी बढ़िया होगी, रेजोल्यूशन भी सही होगा। तो हम कहेंगे क्योंकि रिजॉल्विंग पावर जो है वो डायमीटर पर भी तो डिपेंड करती है, ठीक है, डायमीटर पर भी डिपेंड करती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और हमें पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या है हमारे पास क्वेश्चन मैच, इस कॉलम को इस कॉलम से मैच कराना है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ये भी है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। किसी गैस मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड क्या होती है? डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमसे पूछ लिया गया, क्या फॉर्मूला पूछ लिया, तो इसका मतलब क्यों ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आरएमएस वेलोसिटी तो यही होती है √3RT/n, ठीक है। फिर पूछ रहा है प्रेशर एग्जर्टेड बाय आइडियल गैस। प्रेशर कितना एग्जर्ट करती है एक आइडियल गैस, ठीक है, इसको देखते हैं। चलो आगे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो टोटल इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं F/2 nRT होती है हमारे पास किसी T टेम्परेचर पर। F डायटोमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी, तो 5/2 और नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए, तो RT, तो 5/2 RT होगी। तो डायरेक्टली हमारे पास आ गया R ऑप्शन, इसमें करेक्ट हो जाएगा, R इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी T टेम्परेचर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम एस ऑप्शन जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है, एस ऑप्शन हमारा करेक्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रेशर। तो प्रेशर के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। प्रेशर हमारे पास बॉल में, हाँ, प्रेशर हमारे पास ये हो जाता है 1/3 nm × v², ठीक है। जो प्रेशर की वैल्यू है हमारे पास P हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ यहाँ पर? हम कहेंगे कि ए में तो Q आएगा, तो Q दिखाई दे रहा है हमको दो ऑप्शन में, और बी में हमारे पास बी में आएगा P, तो लास्ट ऑप्शन हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है S और फिर R, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नोट कर लें फटाफट से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है सेमीकंडक्टर का है, और हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, और क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको बात पता है तो तुरंत हो जाएगा, वरना फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तुक्के मारने के अलावा। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि जेनर डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ऑब्वियसली बात है, जेनर डायोड में जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके बाद वोल्टेज जो है कांस्टेंट हो जाता है, तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर उसको यूज़ किया जा सकता है। वैसे ही सेकंड जो बात है हमारे पास वो भी इंफॉर्मेटिव है। हम जानते हैं कि सिलिकॉन जो हमारे पास डायोड होता है उसमें जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो 0.6 से 0.7 वोल्ट के बीच में होता है। तो इससे ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए गलत हो जाता है। बी ऑप्शन जो है हमारे लिए गलत हो जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। मतलब हम कहेंगे ए इज़ करेक्ट एंड बी इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट, तो ए स्टेटमेंट सही है और बी हमारे लिए गलत स्टेटमेंट है, और इसका पता तो हमें पढ़ने लिखने से ही चलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर लगाएं आप, जिसमें सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसको तो पढ़ ही लें, एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग मान लें उसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक डायपोल है जिसको प्लेस कर दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, शोन इन द विच डायरेक्शन विल इट मूव, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो तरीके अलग अलग हैं देखने के। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है हमने, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लगने वाला है, ठीक है, इस वाले नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज पर इस तरफ लगेगा। अब यहाँ पर F1 और F2 फोर्स में से कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? हम जानते हैं कि आगे जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो आगे जाने पर कम होती है। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कमज़ोर होती जा रही है, इसका मतलब है कि कम होती जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो यहाँ पर ये जो F1 फोर्स है ये छोटा है कंपैरिजन टू F1, मतलब मोटा मोटा अंदाज़ा लगा रहे हैं F1 फोर्स छोटा है F2 से। तो इस तरह से हमने आइडिया लगाया थोड़ा सा। तो हमें कहेंगे कि ये F1 फोर्स छोटा है F2 से, तो F2 ज़्यादा होने की वजह से ये इस तरफ मूव करेगा आगे की तरफ। तो हम कहेंगे कि ये टुवर्ड्स द राइट ये मूव करेगा एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में इसने दिया है एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, टुवर्ड्स द राइट, हमें हालांकि टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, पर पोटेंशियल एनर्जी का कैसे पता करेंगे, ये तो हमने फोर्स से पता कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी से कैसे पता करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पर इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी, यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर पॉजिटिव भी होगी और यहाँ पर नेगेटिव भी होगी। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव से भी कंपेयर कर सकते हैं। आगे जाने पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, और कोई भी सिस्टम जो है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है। तो जैसे ही आगे जाता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो जैसे जैसे आगे जाएगा, पॉजिटिव का पता कैसे किया हमने, पॉजिटिव का पता कैसे किया, जैसे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी, इसकी नेगेटिव आएगी। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाने पर अभी बात तो की हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाने पर पोटेंशियल कम होता जाता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आएगी, यानी पॉजिटिव वाली ज़्यादा होगी और नेगेटिव वाली कम होगी। तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव है, और डायपोल हमारा अगर आगे खिसक जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगी तो पोटेंशियल और कम हो जाएगा, पोटेंशियल और कम हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो सिस्टम यही चाहता है, इसी बात को मैंने दो बार रिपीट कर दिया है, सिस्टम यही चाहता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना। तो हम कहेंगे कि हाँ, ये आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ तो इंक्रीज है ना, जो कि गलत हो गया, इंक्रीज थोड़ी हो रही, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। पूरा स्टेटमेंट में पढ़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी में था। आप ऐसी गलती ना करें, आप आराम से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें और आंसर करें। तो हमने फोर्स वाले तरीके से देखा कि आगे जाएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में चाहता है हमसे। और हमेशा ये बात रखें, कोई भी सिस्टम जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम करना चाहता है और स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्वेक्स लेंस बी ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद द डिस्टेंस d between them. If a parallel beam of light falling at A leaves B as a parallel beam, then the distance d in the centimeter will be. ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट हमने बहुत सारे करे होंगे क्लास में। ठीक है, कर करके देखे होंगे कि पैरेलल बीम आ रही हो, पैरेलल ही चली जाती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सपोज करो आपने एक लेंस ले लिया, इस तरह का लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस of focal length 20 cm and concave lens of focal length 5 cm are kept along the same axis with the distance d between them. ठीक है, तो ये हमने कॉन्वेक्स ले लिया, एक कॉन्केव ले लिया। कॉन्केव हमने पहले लिख दिया, कॉन्वेक्स बाद में लिख दिया। ठीक है, along the same axis with the distance d between them if a parallel beam of light falling on A यानी कि कॉन्वेक्स पे गिर रही है, तो इधर आप हमारे पास इधर से मान लेंगे, इधर से मान लेंगे राइट रे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले ये बना दिया तो क्या हो गया, हम लाइट रे को ऐसे मान लेते हैं कि इस तरह से फॉल कर रही है लाइट रेज, इस तरह से कॉन्वेक्स पर। ये ए है, ये हमारे पास बी है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको डी गिवन है, ऐसा हमें गिवन है, बीच की डिस्टेंस डी गिवन है, ए ये है, बी ये है। पैरेलल बीम हमारे पास ऐसे गिर रही है, पैरेलल बीम गिर रही है। हमें पता है कि लाइट जो है फोकस पर फोकस्ड हो गया। फोकस कहाँ हो सकता है, फोकस यहाँ हो सकता है। ठीक है, फोकस हमारे पास यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, डिपेंडिंग। अगर यहाँ होता है, ठीक है, फोकस यहाँ होता है ऐसे, तो हम जानते हैं कि यह लाइट रेस और डाइवर्ज होगी और ये पैरेलल तो नहीं हो पाएंगी, और डाइवर्ज हो जाएगी। अगर फोकस यहाँ होता है तो लाइट रेस और डाइवर्ज होंगी, क्योंकि तो डाइवर्जिंग लेंस है, तो और डाइवर्ज हो जाएंगी, और हमारे पास जो है रेस पैरेलल तो नहीं हो पाएंगी। दूसरा तरीका क्या है, तरीका क्या मतलब दूसरा क्या, पहला ही है, हालांकि इस वाले तरीके से तो पैरेलल आ ही नहीं पाई। फोकस अगर हमारा यहाँ पर होगा, फोकस यहाँ पर हुआ तो रेज कुछ ऐसे जाना चाहेंगी। ठीक है, थोड़ा गंदा डायग्राम बना है, सही कर लेते हैं। रेज ऐसे आना चाहेंगी इस वाले फोकस पर। ठीक है भाई, इसका जो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है,
उसकी वजह से रेज जो है यहाँ पर आकर फोकस होना चाहिए। अब आप कहें कि यहाँ आकर फोकस होना चाहती हैं पर हो नहीं पाई, क्यों? क्योंकि एक लेंस आ गया पहले ही, और एक लेंस पहले ही आ गया तो हम कहेंगे कि रिफ्रैक्शन हो गया। एक लेंस पहले ही आ गया तो रिफ्रैक्शन हमारे पास एक बार पहले हो गया। अब आप ऐसा मानो कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ है इस वाले की, बी वाले की फोकल लेंथ है, एफ बी मान लेते हैं, और ये जो लिखी हमने यहाँ पर ये फोकल लेंथ है एफ ए, ये ए वाले की फोकल लेंथ है। तो रेज पैरेलल आ रही हैं, यहाँ फोकस होना चाहती हैं लेकिन उससे पहले ही रिफ्रैक्शन हो गया, और इस वाले लेंस को लगा कि उसके फोकस पर जा रही हैं, उसके फोकस पर जा रही हैं, तो ये उनको डाइवर्ज करके क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। अगर उसके फोकस पर आ रही हैं या आती हुई लग रही हैं तो ये रेज को क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। तो रेज कुछ इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी, रेज इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये फोकल लेंथ होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक इसकी, और ये फोकल लेंथ होनी चाहिए इसकी। तो डी डिस्टेंस आप क्या कहेंगे, डी डिस्टेंस आपके पास होनी चाहिए एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ए माइनस फोकल लेंथ ऑफ बी आपके पास होनी चाहिए, डी डिस्टेंस। अब फोकल लेंथ ऑफ ए आपको गिवन है 20, ठीक है, ये तो गिवन है, और फोकल लेंथ ऑफ बी आपको गिवन है 5, तो 5 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है, 15। यानी कि डी क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस दिखाना होगा अपना, थोड़ा सा कॉमन सेंस दिखाना होगा, और थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यानी कि अरेंजमेंट आपको बिठाना होगा। दूसरा तरीका कैलकुलेशन है जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा, ये आएगा एक्सपीरियंस से, ये आएगा क्लास में हमने कितनी प्रैक्टिस की है और कितनी शीट हमने सोल्व की है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। शीट में कहीं ना कहीं, डीपीवी में कहीं कहीं, और या फिर क्लास में आपको कहीं ना कहीं ये इस तरह का क्वेश्चन मिला होगा, किया आपने ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the escape velocity from the earth surface is v, the escape velocity from the surface of the another plane, a planet having a radius 4 times that of earth and same mass density is। तो थोड़ा सा कंपैरिजन हमें यहाँ पर दिखाना है। किसने कहा है कि the escape velocity from the earth surface is v, और escape velocity हम जानते हैं v is equals to अंडर रूट जी एम डिवाइड बाई एक्सएन, अंडर रूट 2 जी एम डिवाइड बाई आर, ठीक है, ये तो होती है अंडर रूट 2 जी एम डिवाइड बाई आर, ठीक है, एम जहां मास होता है, आर जहां रेडियस होती है, ठीक है। तो escape वेलोसिटी का कंपैरिजन हमें करना है। अब रेडियस तो दे दी, चलो ये रेडियस ऑफ अर्थ है, और जो दूसरा प्लेनेट है उसकी जो रेडियस है 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ है, उसकी जो रेडियस है 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है उस प्लेनेट की रेडियस, ठीक है। मास का अंदाजा लगा लेते हैं। मास हम जानते हैं कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ये मास ऑफ अर्थ आ गया। अगर मास ऑफ प्लेनेट आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो मास ऑफ प्लेनेट आप कहेंगे, डेंसिटी तो वही है क्योंकि उसने कही है 4/3 पाई आर, आर आपको लिखना होगा रेडियस ऑफ अर्थ का 4 गुना और उसका क्यूब। तो आप कहेंगे कि आपके पास हो गया 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4 इंटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। तो आप देख रहे हैं प्लेनेट का मास तो ये हो गया, रेडियस आपके प्लेनेट की ये हो गई। तो आप escape वेलोसिटी बताएं, आप escape वेलोसिटी जो है आपके पास वो हो जाएगी अंडर रूट 2 जी एम, एम की जगह आप क्या लिखेंगे, एम की जगह आपने लिख दिया 4 × 4 × 4 मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस, लिखेंगे 4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, या आपके पास बाहर आकर 4 हो गया, अंडर रूट 2 जी एम ई मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, जिसको आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स escape वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, 4v, ठीक है, 4v लिख सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि 4 गुना होगी, यानी कि 4v होगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लें फटाफट जल्दी से। तो इस तरीके से कंपैरिजन करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस AZ आपके पास दिया है, अंडरगोस स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस आपको दी है, वहाँ Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एक्सिस, द पॉसिबल डीके, पॉसिबल सीक्वेंस सारा पॉसिबल डीके पार्टिकल्स हमें बताने हैं। तो आप यहाँ पर देखें एक सीक्वेंस में आप देख रहे हैं कि एक्स, Z पर फोकस करें बस, ए तो दिया भी नहीं है आपको, बाद में एक्स से आपको मिलता है B, ठीक है। तो B में आपके पास Z-1 हो गया, Z-1 हो गया, मतलब आपके पास जो एटॉमिक नंबर है 1 कम हो गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल आपके पास एमिट हो रहा है उसको x मान लें, x
और यहाँ पर आप लिखेंगे +1, तभी तो आपके पास यहाँ पर टोटल जो है एटॉमिक नंबर बैलेंस होगा, करना होता है हमको बैलेंस। तो यहाँ +1 हो गया। अब +1 के साथ तो आपके पास कोई बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। +1 के साथ तो पॉजिट्रॉन हो सकता है आपका, ठीक है, पॉजिट्रॉन हो सकता है, या फिर आपके पास प्रोटॉन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। पहला जो पार्टिकल है बीटा माइनस तो नहीं है, ठीक है, अल्फा भी नहीं है, अल्फा भी नहीं है, और बीटा प्लस हो सकता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहीं पे करेक्ट हो गया। ऑप्शन भी इसने ऐसे बनाए हैं कि एक ही बार में हमारा आंसर आ गया, बीटा प्लस हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, और ऐसी पॉसिबिलिटी एक ही है। पर चले ठीक है, हम सोल्व कर रहे हैं तो आगे और करें। अब हमें बी के बाद सी मिल रहा है। सी में हमें क्या मिलता है, Z माइनस, बी से हमें मिलता है Z-3, हाँ Z-3। तो Z-3 है, यहाँ Z-1 है। फिर से हम यहाँ पर, भाई ये तो चला गया पार्टिकल, अब ये वाला बी और डी के हो रहा है Z-3। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x, और यहाँ मिलेगा +2, ठीक है, +2 करना होगा, तब Z-1 होगा, +2 करना होगा। +2 का मतलब है यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, अल्फा पार्टिकल। यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें मिल रहा है डी में हमारे पास Z-2 हो गया। अब Z-3 से Z-2 हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास जो है एक माइनस यहाँ पर होना चाहिए, ताकि Z-3 हमारे पास ये टोटल हो जाए। तो Z-3 बैलेंस करना है हमको, तो x माइनस होना चाहिए, यानी कि हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर बीटा माइनस पार्टिकल एमिट होगा, ठीक है, बीटा माइनस। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीटली करेक्ट हो गया है। और तरीका तो आपको पहले ही पता चल गया था कि पहला जो पार्टिकल है कौन सा एमिट हुआ है, अगर वो आपने पता कर लिया तो आपका ऑप्शन जो है वहीं पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of the wire। अब जो है ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरेस्टिंग भी है और उतना हार्ड भी नहीं है, मतलब बहुत आसान है। दो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं, थोड़ी सी एरर कैलकुलेट करना हमको आना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट से किस तरह से मेजरमेंट लेनी होती है वो हमें पता होनी चाहिए। आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना होता है। और क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा माने। तो एक क्वेश्चन जरूरी है भाई, जिस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आ रहा है वो चैप्टर कितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of the wire। मेन स्केल रीडिंग इज 0 mm, मेन स्केल की रीडिंग ये हमारे पास है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 52 डिवीजन। सर्कुलर स्केल की रीडिंग 52 डिवीजन है। 1 mm ऑन द मेन स्केल करस्पॉन्ड्स टू द 100 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट की जो बात की जाए तो लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लीस्ट काउंट हमारे पास हो गया 1/100 mm, ठीक है, 1/100 mm यानी 0.01 mm, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये लीस्ट काउंट हो गया। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग तो 0 है, मेन स्केल जो रीडिंग है वो हमारे पास 0 mm है, ठीक है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है हमारे पास वो हमारे पास है 52 डिवीजन्स। तो 52 डिवीजन्स के हिसाब से हमारे पास हो गया 0.01 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.52 mm, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल रीडिंग है वो आ गई आर हम मान लेते हैं, रीडिंग 0.52 mm आ गई, 0.52 mm, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हमें सेंटीमीटर में सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो आप mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.052 सेंटीमीटर आ गया। तो इससे आसान क्या हो सकता है, 0.052 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, जिनको इस तरीके से कनेक्ट किया है। सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको गिवन है, और करंट हमारे पास यहाँ पर गिवन है 10√2, ठीक है, ये हमें करंट गिवन है। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है यहाँ पर हमारे पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, इसके अक्रॉस इतना है, इसके अक्रॉस इतना है। तो 10√2 को पहले तो आप जो करंट फ्लो हो रही है वो आपके पास है, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द एम्पलीट्यूड गिवन है हमको, ये एम्पलीट्यूड गिवन है, पीक वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले तो आप, और ये RMS वैल्यू गिवन है सारी की सारी जो मेजर की गई है, तो आप इसको क्या कन्वर्ट कर लें IRMS में। तो IRMS आपके पास आ जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है, ये 10 एम्पियर आ गया। अब आप सबके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो
तो आप ये देखें कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 40, वो वास्तव में क्या रहा होगा। तो 40 इज इक्वल टू आपके पास रहा होगा जो भी करंट जा रही है IRMS, क्योंकि ये VRMS दिया है, इंटू XL, ये तो रहा होगा। तो XL इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 40 डिवाइड बाई 10 यानी कि 4 आ गया। वैसे ही XC आपके पास आ जाएगा, XC कहाँ पर है, ये रहा, 10 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1 आ गया। और X तो नहीं कहते उसको, R ही कहते हैं, रेजिस्टेंस R आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 10 यानी कि 4 ओम। तो ये सब ओम में आ जाएंगे हमारे पास, ये आ गए। हमको चाहिए क्या, क्या बताना था हमको, कुछ भी निकाल लिया क्या हमने, क्या चाहिए, इम्पीडेंस। अच्छा है, इम्पीडेंस चाहिए हमको, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो सही निकाला है हमने। इम्पीडेंस हमारे पास आ गया Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये इम्पीडेंस हो गया। जल्दी से सोल्व कर लें। XL कितना है हमारे पास, XL है 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट कितना आ गया, 25 आ गया है ना, 25 यानी कि 5 आ गया। तो 5 ओम हमारे पास आंसर आ गया। तो 5 ओम आ जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आसान और सिंपल फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द हाइट एज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर। तो हमसे ये कहा गया है कि सरफेस ऑफ अर्थ से किसी हाइट एस से हमने एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तो हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं mgh, h की जगह हमने s इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट s गिवन है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास इतनी थी। अब जब हमने इसको रिलीज किया और बीच में हम कहीं आ गए, तो हमारे पास इस पार्टिकल के पास जो एनर्जी है ये कहना चाहता है एट अ सर्टेन हाइट, यानी कि इस हाइट पर h मान लेते हैं हम, इस हाइट पर, ठीक है। इस हाइट पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम P मान लेते हैं और जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसा ही तो है। इस पर्टिकुलर हाइट पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी P मान ली और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यही है, एट अ सर्टेन हाइट काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमें हाइट भी बतानी है, हाइट ऑफ द सरफेस नहीं, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिव। तो ये h भी बतानी है और यहाँ पर स्पीड भी बतानी है, दोनों चीज़ें हमें बतानी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो तो कंजर्व ही रहेगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो सेम ही रहेगी। तो हम एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, हम ये एनर्जी कंजर्व कर देते हैं। हमने कहा कि mgs टोटल एनर्जी थी, यहाँ पर हम पहुँच गए, पोटेंशियल एनर्जी P है और यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहा कि 4 टाइम्स P है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई वो आ गई mgs डिवाइड बाई 4, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अगर h की टर्म में देखी जाएगी तो कितनी आएगी, mgh आएगी। तो इसका मतलब h हाइट कितनी होनी चाहिए, s डिवाइड बाई 4 होनी चाहिए। तो h हाइट हमें पता चल गई कि s डिवाइड बाई 4 होनी चाहिए। h हाइट पता चल गई और पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल गई। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर दो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी भाई हमारे पास, ये थी mgs डिवाइड बाई 4, mgs डिवाइड बाई 4, इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी और उसका 3 गुना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, हाफ mv² होती है। तो m से हमने m निपटा दिया और हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2 इधर बच गया बस, और g बच गया और s बच गया। उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास v बच जाएगा, तो v आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये आ गया अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 gs, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर एकदम सही उचित जान पड़ रहा है, ठीक है। सॉरी, नोट करें जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्मॉल ब्लॉक है, स्लाइड कर रहा है ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0। लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल t इक्वल्स टू n-1 टू t इक्वल्स टू n।
ठीक है। देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल t इक्वल्स टू n-1 टू tn, then the ratio Sn upon Sn plus 1. समझ गया क्या मैं बात? ठीक है, देखिए क्या कहना चाहता है कि कोई ब्लॉक है जो स्लाइड करता हुआ आ रहा है, ठीक है, किसी इंक्लाइन प्लेन पर, ठीक है, मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करता हुआ आ रहा है और उसका जो इधर एक्सेलरेशन है वो a मान लेते हैं एक बार के लिए, स्लाइड करता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ये कहना चाहता है कि स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो एक्सेलरेशन a निकाला भी जा सकता है अगर थीटा एंगल दिया जाता है, पर उससे कोई मतलब नहीं है हमको, शायद रेशियो लेना है इसलिए कैंसिल आउट हो जाती है वो सब चीज़ें। Sn जो है वो क्या दिया गया है, Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल n-1 टू n। तो हम ऐसा कह सकते हैं n-1 टू n का मतलब है कि nth सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और nth सेकंड का मतलब होता है Sn का क्या मतलब होता है, Sn का मतलब होता है u जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी प्लस हाफ एक्सेलरेशन a और 2n-1, ठीक है। u तो आपके पास 0 थी, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाँ u 0 है तो u 0 है तो आपके पास हो गया हाफ a 2n-1, ठीक है। इसका मतलब ये जो टाइम सॉरी ये डिस्टेंस जो दी है किस किस के बीच में है, n-1 सेकेंड टू n-1 से n सेकेंड के बीच का, यानी कि एक सेकेंड का जो टाइम मिला है आपको nth सेकेंड, इसको क्या कहते हैं हम nth सेकेंड। भाई 0 से 1 सेकेंड जो होता है वो फर्स्ट सेकेंड होता है, 1 to 2 जो होता है वो 2 सेकेंड होता है, और 2 से 3 हो जाए तो थर्ड सेकेंड होता है। तो यहाँ पर ये nth सेकेंड हो गया, तो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये हमारे पास आ गया। पर Sn अपॉन Sn प्लस 1 का क्या मतलब है, Sn का मतलब है n टाइम में कितना सॉरी Sn, हाँ Sn तो कैलकुलेट कर लिया, Sn प्लस 1 का क्या मतलब है, Sn तो कर लिया ना हमने कैलकुलेट। अब Sn प्लस 1 का क्या मतलब है, n प्लस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो Sn प्लस 1 का मतलब है कि इसमें आप 1/2 a 2n की जगह क्या पुट कर देंगे, n प्लस 1 पुट कर देंगे -1, ठीक है, क्योंकि n प्लस 1 सेकेंड की ये बात कर रहा है। तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ गया 1/2 a और ये आ गया 2n प्लस 2 -1, ठीक है। तो इसको सोल्व किया तो आ गया 1/2 a 2n प्लस 1 आ गया, 2n प्लस 1 आ गया। तो ये दोनों आ गई हमारे पास, दोनों वैल्यूज आ गई, एक तो ये आ गई और एक ये आ गई। अब क्या डिवाइड कर लो, बस इतनी सी बात समझनी थी हमको। अगर ये समझ में आ गई तो फिर उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हमारे पास 1/2 a से 1/2 a कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2n-1 और नीचे आ गया 2n प्लस 1, ठीक है। ये आंसर हमारा हो गया। कि दिखाई पड़ रहा है क्या ऐसा, 2n-1 अपॉन 2n प्लस 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लिया इज 100 हार्स, द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 हार्स विल बी, ठीक है। तो हम जानते हैं एक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, एक्टिविटी होती है लैम्डा इंटू n, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। तो एक्टिविटी जो है फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 हार्स। तो पहले ओरिजिनल एक्टिविटी जिसको हम a0 मान लेते हैं वो हमारे पास हो जाएगी an0। 150 सेकंड के बाद, सॉरी 150 घंटे के बाद, यानी कि 150 घंटे के बाद 150 हार्स के बाद कितनी एक्टिविटी हमारे पास बचेगी, फिर फ्रिक्शन हम निकाल लेंगे, ठीक है। इससे तो हम ये निकाल लें कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे, ऐसा भी तो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि n 8 एनी टाइम t हमारे पास कितने बचे हैं, n0 a⁻ λt, ये तो होता है फॉर्मूला। तो n0 और इसी को एक्टिविटी में कन्वर्ट करना हो तो लैम्डा से और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई एक्टिविटी। ये किसी भी टाइम पर एक्टिविटी हो गई, ठीक है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए कर दिया, तो ये आपके पास होगी n0 इंटू लैम्डा a⁻ लैम्डा। लैम्डा कैसे लिखेंगे हम, लैम्डा लिखेंगे हम, लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास होगा ln2 डिवाइड बाय जो भी टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है। तो हमने लिख दिया ln2 डिवाइड बाय कितना टाइम गिवन है 100, और कितने टाइम में हमको चाहिए 150, ठीक है। ये कर दिया, सॉल्व किया हमारे पास, तो एक्टिविटी 8 एनी टाइम t आ गई, लैम्डा इंटू n0, ये तो लैम्डा है, इंटू n0 a⁻3/2। तो
ln 2 की पावर -3/2 कर दिया, ठीक है, ln 2 की पावर -3/2, और ये आ गया लेमडा एन नोट इंटू ये हो गया 2 की पावर -3/2। मतलब इसका क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और लिखें हम, तो 1/2 की पावर 3/2 हो गया, और 2 का क्यूब कर देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, फिर उसका अंडर रूट कर देंगे तो अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ रहा है लेमडा नोट अपॉन अंडर रूट 8, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। अभी तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो अंडर रूट 8 आ गया। अब इसका फ्रैक्शन ले लेंगे, फ्रैक्शन यानी कि 8 एनी टाइम t, हमारे पास जो एक्टिविटी आ रही है वो इतनी आ रही है डिवाइड बाय अंडर रूट 8, और शुरुआत की जो एक्टिविटी थी ए नोट वो हमारे पास कितनी थी, लेमडा इंटू नोट एन नोट, ये हमारे पास आ गया 1/8। तो ये फ्रैक्शन आ रहा है भाई हमारे पास, तो ये आंसर आया मेरा। तो क्या दिखाई दे रहा है कि आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। थर्ड ऑप्शन में इसका एक ही मतलब है, 1/8 का मतलब 1/2√2, ठीक है यार। खूब क्वेश्चन आते हैं यार, कहाँ तक करें इनको। चलो देखो, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर इज। आसान आते हैं पर इतने सारे आते हैं यार, क्या करें इनका। फिगर इज, तो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आप देखें कि आप ये जो कैपेसिटर लिखा हुआ है कि ये फालतू में लिखा हुआ है बस बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि आप जब यहाँ का पोटेंशियल मान लो 0 मानेंगे और यहाँ का पोटेंशियल v मानेंगे तो आप कहेंगे यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का भी 0 है, यहाँ का भी 0 है, तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ही 0 रहेगा, तो ये तो किसी काम का नहीं है, इसको तो हटा दो। आप इसको हटा दिया, ये दोनों, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 हो गया। अब आप कहेंगे कि ये दोनों कैपेसिटर जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में कनेक्टेड है तो आंसर आ गया 2c, ठीक है। पैरेलल में तो आपके पास क्या आ जाता है 2c। कोई बहुत भारी भरकम कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग, और हमें यहाँ पर आंसर आ जाएगा तुरंत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल connection that consists of 4 wires of equal length, equal area of cross section and same material is 0.25। मतलब 4 वायर हमने लिए, सबको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, सबका सेम रेजिस्टेंस है। ऐसा कैसे कह दिया मैंने? क्योंकि लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और मटेरियल सेम है, यानी रेजिस्टिविटी भी सेम है, तो सबका सेम रेजिस्टेंस है और पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो रेजिस्टेंस R/4 हो जाता है। ऐसा तो पता ही होगा, 4 रेजिस्टेंस अगर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होएगा भाई? ये R है, ये R है, ये R है, ये R, कितना हो जाएगा R/4, और ये कितना गिवन है 0.25। तो R की वैल्यू आपके पास आ गई 1 ओम, और इससे आंसर, इससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है? 4 को सीरीज में लगा देंगे तो 4R हो जाएगी, यानी कि 4 ओम हो जाएगी। आंसर 4 आ गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 50 पूछे जाएं, 70 पूछे जाएं, बैठे बैठे कर सकते हैं हम आराम से इनको, तो ठीक है, बहुत आसान है। अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर दिस ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर दिस। तो हमें ये गिवन है कि एक न्यूक्लियस है जो मास नंबर है जिसका 240, वो डिवाइड हो गया है 2 फ्रेगमेंट में, और दोनों एक जैसे हैं, 120, ठीक है। मास नंबर दिया है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम द अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियर इज 7.6, इसकी 7.6 है, एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। और क्या है? एंड दैट ऑफ द फ्रेगमेंट्स इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी भी वही होगी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों सेम तरह के हैं। द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेसेस। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास एक तरह से हम रिएक्टेंट मान सकते हैं, या फिर इसको हम डोटर कह सकते हैं, और ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लिया है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो टोटल एनर्जी हमारे पास लिबरेट हुई है वो होगी 1/120 इंटू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 इस तरह के न्यूक्लिया हैं, माइनस हमारे पास हो गया 240 इंटू 7.6, ठीक है। देख लेते हैं, सब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो हमारे पास ये एनर्जी कितनी आती है? तो 240 इंटू 8.5, हालांकि इतनी भारी कैलकुलेशन तो नहीं है पर फिर भी चलो ठीक है, 240 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6, तो 216 आ गया हमारे पास, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास जो है
बढ़ जाएगी, ऐसा आप कहेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आसान था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द इलेक्ट्रॉन कनेक्शन इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द इलेक्ट्रॉन concentration in an n-type semiconductor is same as the whole concentration in p-type semiconductor. An external electric field is applied across each of them. Compare the currents in them. No current will flow in p-type. No current will flow in p-type. Current will flow in n-type. ऐसा तो नहीं है। Current in n-type is equals to current in p-type, ऐसा भी नहीं है। Current in p-type is greater than current of in n-type, ऐसा भी नहीं है। Current of n-type is greater than p टाइप, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? फोर्थ वाला ही क्यों करेक्ट है? फोर्थ वाला क्यों करेक्ट है? क्योंकि हम जानते हैं, ये सब हमने पढ़ा भी हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेजी से भागते हैं, जैसे क्योंकि वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है? हमारे पास एन टाइप में होंगे। तो एन टाइप में हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बहुत तेजी से भागेंगे। तो जो करंट है वो बस चार्ज पे डिपेंड थोड़ी कर रही है। ठीक है, चार्ज आप सेम सा मान सकते हैं कि जितना आप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मान रहे हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी मान रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो तेजी से भागेंगे क्योंकि वो बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम हमारे पास होता है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम हमारे पास करंट होती है, तो उनको कम टाइम लगता है। तो कम टाइम लगता है तो करंट ज़्यादा आती है। जबकि होल के साथ थोड़ी दिक्कत है। होल के साथ क्या है? होल तो चलता नहीं है, होल हमें चलता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि इधर साइड वाला जो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, जब इधर जंप करता है तो यहाँ होल क्रिएट होता है, जब इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर जंप करता है तो यहाँ होल क्रिएट होता है। इस तरीके से होल हमें आगे बढ़ता हुआ दिखता है, पर वास्तव में इलेक्ट्रॉन जंप कर करके उधर जा रहे होते हैं और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। और टाइम लगता है तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो यहाँ पर करंट का जो फ्लो है थोड़ा कम नज़र हमें आता है। तो रीज़न ये होता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और आपको पता होगी ये बात, तो तुरंत इसको कर देंगे। देखा आपने, सेमीकंडक्टर के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं और थ्योरेटिकल है, तो उसकी रीडिंग करना, बार बार रीडिंग करना, क्योंकि थ्योरेटिकल है तो भूल जाते हैं। अगर आपने शुरुआत में पढ़ा हुआ है तो लास्ट में एक बार पढ़कर ज़रूर जाएं। ठीक है, एनसीईआरटी से। चलिए, द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज emitted by the source of the monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power of this, what will be number of photons per second on average? Number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ दी है और पावर हमें दी है। ठीक है, वेवलेंथ और पावर दोनों में दी है, हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स देखने हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं? तो पावर का क्या मतलब हो गया? पावर का मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही तो हुआ। और एनर्जी कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं उस बात पर डिपेंड करेगी। तो एन नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, और एक फोटोन की एनर्जी हम लिख सकते हैं hc डिवाइड बाय लैम्डा डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अभी क्या चाहता है हमसे? फोटॉन्स पर सेकेंड, यानी कि n/t चाहता है हमसे। n/t हमें कैलकुलेट करना है, hc डिवाइड बाय लैम्डा इधर है। हालांकि फॉर्मूला अगर आपने याद किया हुआ है तो बहुत बढ़िया काम है। p डिवाइड बाय hc डिवाइड बाय लैम्डा आपको करना है, p डिवाइड बाय hc डिवाइड बाय लैम्डा। पावर आपको दी है, पावर कहाँ गई आपकी? 3.3 इंटू 10⁻³ तो 3.3 इंटू 10⁻³ आपको पावर गिवन है, डिवाइड बाय h की वैल्यू आपको गिवन है 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, c की वैल्यू तो आपको पता ही होगी 3 इंटू 10⁸ hc, और डिवाइड बाय लैम्डा है तो लैम्डा ऊपर चला गया और आपके पास हो गया 600 नैनोमीटर। ठीक है, अब यार मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा, फोर्थ ऑप्शन सही दिया है तो आ जाता होगा। ठीक है, हो रहा है क्या कुछ यहाँ पर? चलो कर देता हूँ ना कैलकुलेशन, क्योंकि आसान लग रही है इसलिए कर रहा हूँ। 33 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 टाइम्स हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया, और 6 से इसको हमने 6 निपटा दिया। अब हमें पावर्स देखनी है। 10⁻³ पावर बची है, 10⁻2 ये था, और नैनोमीटर 10⁻9 हो गया, तो 10⁻7 ये बची है, डिवाइड बाय 10⁻34 ये है, और 10⁸ ये है। ठीक है, तो ये 10 हो गई हमारे पास, तो 10 से इसको कर दिया तो 10⁻24 हो गई, तो 10⁻24 यानी कि 24 हो गई डिवाइड बाय -8 हो गई, तो 4 ये आ गया और 4 ये हो गया 16 हो गया, 10⁻16 आ रहा है भाई। तो 10⁻16 यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत ईजी दी है, तो हमें चिंता की कोई बात है नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ थिक current carrying cable of radius r carries current I uniformly distributed across its section. The
वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आर ड्यू टू द केबल विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, किस तरीके से हमारे पास वेरिएशन हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, ठीक है। एम्पियर्स लॉ लगाकर किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ये तो बात आपको पता ही होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर पढ़े, क्योंकि उसका डेरिवेशन यहाँ पर मैं करूँगा, काफ़ी समय यहाँ पर लग जाएगा और इतना समय हम यहाँ पर बर्बाद नहीं कर सकते। अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके बाद ज़रूर पढ़े कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है अंदर और बाहर, फॉर्मूला क्या होता है और वेरिएशन का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है।